Morning everyone, I've started the recording. मैं ग्रुप पे देख रहा था बहुत बच्चों को प्रीवियस लेक्चर के डेरिवेशन वगैरह में डाउट्स थे, तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है पहले तो वो रेज हैंड कर लो। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने ग्रुप पे लिखा भी था। हाँ जन्म, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, ईयर 1। 1 सेकंड। कौन सा था? ये था क्या लास्ट क्वेश्चन? नहीं सर, उसके बाद ये वाला? हाँ अभी हाँ उसके बी पार्ट में डाउट था कि पॉइंट बी पार्ट इनसाइड इट। हाँ उसमें अच्छा, हमने आउटसाइड किया वो क्यों कंसीडर नहीं किया, उसके बाहर का। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं ये मैंने कहाँ तक करा दिया था आप लोगों को? ये ये क्वेश्चन करा क्वेश्चन दिया था क्या? ये वाला हो गया था क्लास में? यस सर। ओके, ठीक है। तो माइक ऑन ही रहने देना जन्म, 2 मिनट। हार्मिक बोलो। यस सर, सेम डाउट था। सेम डाउट था, ठीक है, फाइन, ओके। सो जैनम, यहाँ पे जब मैं इनसाइड इट की बात करता हूँ, ठीक है, तो इनसाइड Yes. इट में अभी के लिए आप एक चीज समझ सकते हो कि जब ये लिखा है R1 डिस्टेंस पर है, तो R1 डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है इस ब्लू वाले सर्कल में, करेक्ट? यस हाँ अब R1 डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है इसमें ब्लू वाले सर्कल पे, तो उसके लिए जो भी मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाला कंसिडर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाला कंसिडर इसलिए करेंगे कि R1 के बाहर जो भी है वो तो एक्सटर्नल एलिमेंट हो गया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम नाउ। ऐसे तो हम कहीं भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर भी ये जो पॉइंट भी है, तो उसके लिए तो हम सिर्फ ये वाला ऑरेंज वाला सर्कल कंसिडर करते हैं ना। बाहर और कुछ भी हो तो उसका इफेक्ट बी पे तो नहीं देखते, राइट? तो बस क्लियर ही है ना वो तो। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, मैंने दूसरी चीज मैं जो बोल रहा हूँ, एक गॉस लॉ होता है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा। में देखेंगे, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसका डेरिवेशन पर बाद में देखेंगे, कि जब भी आप फील्ड निकालते हो, ठीक है, तो फील्ड जब भी निकालते हो तो सिर्फ आप इनसाइड वाले पार्ट के लिए निकालते हो। क्या अच्छा। कहते हैं, जो भी आपका गॉसियन सरफेस बन रहा है, ये सर्कल जो बन रहा है ना, इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। उसमें हम अच्छा। जो मास है या जो चार्ज है वो इनसाइड इट के कारण कैलकुलेट करते हैं, आउटसाइड इट वाले को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि आउटसाइड इट का जो इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट हमेशा 0 हो जाता है। अच्छा। वैसा फंडा है, ठीक है। अच्छा तो वो आ गया था अब ना। हाँ, अब उसको मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैंने जो सर्कल बनाया ब्लू वाला, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यस। अब बचा हुआ पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पॉइंट ए पर फील्ड लगाएगा यस। आपके अकॉर्डिंग। जब बचा वाला पार्ट पॉइंट ए पे फील्ड लगाएगा, तो स्फीयर के लिए सारा का सारा मास हम कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं? सेंटर। सेंटर पे मान सकते हैं। तो इधर वाला जो पॉइंट मास है उसको हमने यहाँ माना। अगर यहाँ माना तो इधर वाला मास क्या करेगा, यहाँ पे सॉरी पॉइंट ए पर जो फील्ड लगाएगा वो क्या कराएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा। हाँ यस। ये जो पॉइंट 1 मान रहा हूँ, ऐसे ही ये पॉइंट 2 है, ये क्या करेगा, इसका भी पॉइंट मास यहाँ सेंटर पे मान सकते हैं। हाँ और क्या होगा, ये फील्ड लगाएगा, राइट? यस। वो किधर होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो पॉइंट 1 की अट्रैक्टिव तो किधर होगी, इधर होगी, ऐसे, राइट? यस। पॉइंट 2 की अट्रैक्टिव किधर होगी बच्चे, इधर होगी।
पॉइंट टू की तरफ, Yes. राइट। दोनों मासेस इक्वल है, हाँ, तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छा क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, बेस्ड ऑन हाँ, दिस yes. प्रिंसिपल गॉस थ्योरम डिराइव किया जाता है, ठीक है? अच्छा, है yes. ना? अभी माइक मत ऑफ करना, ये समझ में आ गया? हाँ, और कोई डाउट? जैनम, No. है ना? मैं आपके साथ और भी कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो माइक सर मत ऑफ लेकिन करना। हाँ आयुष, दोनों डिस्टेंस के मतलब 2 मास के डिस्टेंस तो अलग अलग है ना? डिस्टेंस अलग अलग है। स्फीयर में हम कहाँ मान सकते हैं? सेंटर पे मान सकते हैं, हाँ हाँ। राइट? तो फिर हम्म। तो सेम आ गया ना डिस्टेंस ए ओके। पॉइंट का, लेकिन राइट? आपने तो वहां पे डिवाइड किया एरियाज, फिर उसके हिसाब से आपने सेंटर पे लिया ना? डिवाइड किया एरिया मतलब, हाँ, स्फीयर में हर चीज हम सेंटर पे मान सकते हैं, ये बात समझ में आती है। हाँ तो जो बाहर वाला पॉइंट था उसके मास को सेंटर पे मान लिया, हाँ करेक्ट। अब हाँ सेंटर पे मान लिया तो उसकी फील्ड आएगी, हाँ किधर आएगी? अट्रैक्टिव आएगी, हाँ। तो वो उसकी तरफ आई। अच्छा, दोनों का मास भी सेम है ना सर? हम्म, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। वेदांत बोलो। हाँ, मेरे को भी सर वही डाउट था, हो गया। चलो, अच्छा, जन्म, Yes. आपके थ्रू पूरे बैच को समझा रहा हूँ, इधर देखना। और भी एक और ये भी डाउट था, एक सेकंड का, एक बैच में, हाँ, इस क्वेश्चन से डाउट आया था। ये मैंने उस दिन समझाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट या बिफोर लास्ट लेक्चर में, कि हम, है ना, सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम सेंटर पे मानते हैं, बाकी किसी और ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर पे नहीं मान सकते, राइट? हाँ, yes. उसका रीजन है, स्फीयर का है, स्फीयर का निकाला था क्या हमने? फिर आपने बताया था शायद लास्ट में। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो अभी आपने जो चीज बोली ना, उसी को रिलेट करके बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक स्फीयर मान लिया, राइट? सॉलिड स्फीयर माना है, ठीक है? सॉलिड स्फीयर माना है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के कारण अगर मुझे पॉइंट ए पे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? A solid sphere can be considered as combination of multiple hollow spheres, Yes. है ना? अब ये DM1 है, तो DM1 को मैंने कहा मान सकता हूँ? सेंटर पे मान सकता हूँ। हाँ, और DM1 को अगर आप सेंटर पे मान लोगे, यहाँ पे मास m रख दिया, तो मास m पे क्या लगेगा? F1 लगेगा। F1 की वैल्यू कितनी होगी? G m DM1 by r square provided this distance is r। यहाँ पे मैं DM2 मान लेता हूँ, तो DM2 को भी हम कहाँ रख सकते हैं? सेंटर पे रख सकते हैं। Yes. F2 का डायरेक्शन भी क्या आएगा? यहीं पर ही आ जाएगा, GM DM2 by r square, करेक्ट? Yes. तो सेंटर पे रख दिया अगर सारे मासेस, तो F नेट कितना आएगा? F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन, GM by r square DM1 प्लस DM2 प्लस एंड सो ऑन, राइट? क्या ये टोटल मास हो जाएगा? M टोटल हाँ, सेंटर पे रखा जा सकता है, समझा? yes. डिस्टेंस भी सेम है और क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसलिए हमने सेंटर पे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो मुझे और एक डाउट था कि जब ये दो रॉड्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, एक मिनट, ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, yes. है ना? मैं आपका डाउट ले रहा हूँ, उनको। हाँ. पृथ्वीराज बोलो। सर हम स्फीयर के लिए हर पॉइंट को सेंटर पे क्यों रख सकते हैं? अरे अभी दिखाया ना भाई, कि यहाँ पे सेंटर पे रखने से, स्टार्टिंग में यही बोला था कि सेंटर पे रख लो, राइट? तो सेंटर पे रखा, तो हमने जब सेंटर पे रख के देखा तो फोर्सेस का डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, आर भी सेम आ रहा है, तो जब ऐड कर रहा हूँ तो DM1 प्लस DM2 प्लस DM3 यही आ रहा है ना? नहीं, ये रिजल्ट आया है सर, मगर वो रख कैसे सकते हैं हम? मतलब रॉड के केस में नहीं और इसके केस में क्यों रख सकते हैं? ये
रॉड के केस में रख के देखते, यही चीज समझानी थी मुझे। माइक ऑन रखना दोनों, है ना। हमने सेंटर पे मान लिया, सेंटर पे इसलिए मान लिया बच्चे, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वैसे तो पृथ्वीराज, बट Okay, अभी sir. आज जो जैनब ने दूसरा डाउट पूछा ना, क्या कहते हैं इनसाइड इट वाले का, उसको रिलेट करना चाह रहा था मैं। तो ओके सर, सेंटर पे सिमेट्रिकल तो ऑब्जेक्ट इसलिए ले रख, सकते हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट तो रख सकते हैं, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में रखने के बाद रिजल्ट पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। रिजल्ट में क्यों दिक्कत नहीं आ रही? जब मैं देख रहा हूँ फोर्स का डायरेक्शन सेम आ रहा है, राइट, यस सर, और डिस्टेंस सबके लिए सेम आ रहा है, तो उसको ऐड करते टाइम हमारा सेंटर पे मान के GM1 M2 बाय R स्क्वायर आ रहा था, सेंटर पे मान लेता तो मैं, यस सर, है ना। और DM1 DM2 का निकाला तो उससे भी हमारा वही रिजल्ट आ वही रहा आ है, रहा है। यस सर, यस सर। राइट। अब यहाँ तक क्लियर है जन्म, यस है ना। आपका डाउट, आपका जो अलग डाउट है ना, वो अपन 5-10 मिनट बाद लेंगे। ये चीज अगर मैं, यही चीज जो मैंने समझाई, अगर मैं रॉड पे लेता हूं, तो रॉड पे लेने में सेंटर पे लेंगे एलिमेंट का सेंटर पे ले लिया यहाँ पर। जो मैंने बोला था ना कि आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास पे ले लो, करेक्ट। हाँ तो जो एलिमेंट लिया, एलिमेंट स्ट्रिप लिया, तो स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा। तो जब मैं F1 निकालूंगा तो किधर आएगा, अट्रैक्टिव होगा, G हाँ। M1 DM, है ना, बाय एक्स स्क्वायर। यस जब दूसरा एलिमेंट लूंगा यहाँ पे DM डैश, तो F2 वो भी उधर ही आएगा, G M1 DM डैश बाय एक्स डैश का स्क्वायर, क्योंकि अब ये डिस्टेंस x डैश हो जाएगा। यस तो जब मैं F नेट निकालूंगा तो क्या आएगा, GM1 DM बाय एक्स स्क्वायर प्लस DM डैश बाय एक्स डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। क्या इसको ऐड करके M टोटल बाय RCM का स्क्वायर बन रहा है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी चेंज आ रहा है। डिनोमिनेटर में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि जब एलिमेंट लिया और एलिमेंट के सेंटर में मान लिया, यहाँ पे हमने स्फीयर में एलिमेंट लिया तो सेंटर में माना था, तो वहां R सेम हो गया था। क्या ये बात समझ में आई जैनम? आई एम ऑडिबल टू यू बच्चों? पृथ्वीराज रेज हैंड करो, माइक ऑन रखता पृथ्वीराज। यस सर, समझ में आया मैंने क्या कहा, यस सर। है ना। तो अगर मैं सेंटर पे मान लूंगा, रॉड के सेंटर पे, तो इट्स नॉट गिविंग मी द सेम रिजल्ट, हाँ सर, डिस्टेंस अलग आ रहा है। राइट, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। यस सर, स्फीयर के केस में वो डिस्टेंस सेम हो जाता है, यस सर। राइट। अभी रुकना, एक और के लिए प्रूव करता हूँ यही सेम चीज। रिंग का निकाला था हमने फील्ड, यस सर, रिंग के लिए निकालते हैं। रिंग वाले केस में इधर देखते जाना, एक बच्चे ने उस दिन डाउट पूछा कि सर रिंग वाले केस में तो डिस्टेंस सेम हो गया ना, जैसे हमने यहाँ DM माना, यहाँ DM माना, यहाँ DM मान लो, सब जगह DM मान लो, यस सर, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते टाइम आपका जो फोर्स आएगा वो इधर आ जाएगा। यस सर, कितना आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, G, है ना, यहाँ पे 1 इंटू DM PM बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया फोर्स, यस सर, DFG, करेक्ट। यस सर, तो सर सबके लिए अगर यही आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी वही आएगा, यस सर, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे भी वही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे भी वही आएगा, करेक्ट। यस तो अगर सर। सबके लिए फोर्स सेम आ रहा है तो ऐड करते टाइम क्या होगा, G इंटू DM 1 बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो बाहर, और DM को ऐड करते जाओ, करेक्ट। यस सर, अगर ऐसा है तो फिर तो यार ये तो दिक्कत की बात हो गई। यस सर, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे आप ऐड तो कर रहे हो सबको,
बट डायरेक्शन तो भूल ही गए ना, सबके डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ उनका वेक्टर एडिशन होगा ना वो। वेक्टर एडिशन होगा, तो वेक्टर एडिशन मिलके अगर आप देखोगे तो सबके लिए सेम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, यस सर। समझा? इस Yes, केस sir. में भी सेंटर पे नहीं ले होगा। सकते। यस सर। प्रीवियस केस में क्यों सेंटर पे ले आ रहे थे स्फीयर वाले में? क्योंकि सबका डायरेक्शन भी सेम आ रहा था और डिस्टेंस भी सेम आ रहा था। इस वाले Yes, केस sir. में डायरेक्शन सेम है, मगर डिस्टेंस अलग। डिस्टेंस अलग है, तो सबको ऐड करके वो टोटल नहीं बन रहा। यस इस वाले केस में जो भी बताया आपको, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग है। डिस्टेंस सेम है बट डायरेक्शन अलग है। समझा क्या? यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में हम लिख सकते हैं, क्लियर है? यस सर। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम लिख सकते हैं, जन्म आप कनेक्टेड हो क्या बाय एनी चांस? हाँ जन्म, हाँ तो ये समझ में आया कि क्यों नहीं ले पाए इस केस में? यस तो अब आपके वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जब मैंने इनसाइड इट पॉइंट लिया तो स्फीयर में तो हम सेंटर पे मान सकते हैं, हाँ स्फीयर में सेंटर पे मान सकते हैं, तो वो वाले क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे दोनों के लिए, तो बाहर वाले तो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ राइट? ये है फंडा। अब आपका डाउट बोलो। अच्छा, मुझे एक डाउट था कि अगर दो रॉड्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअली निकालो ना, क्या दिक्कत है? हाँ सर, मैंने वैसे निकाला पर फिर इंटीग्रेशन मतलब बाद में नहीं करा था सिंपलीफाई। आप मुझे बताओ कि किस तरह का है वो, जब या मैंने दोनों आपका जो रॉड्स में आपका जो डाउट है 9:30 पे ले लूं, अभी आज ही पढ़ा दूं पहले अच्छा थोड़ा सा, हाँ यस चलेगा ना? हाँ हाँ यस है ना? ठीक है, चलो लोअर योर हैंड। ओके, फाइन। तो आगे कौन डिस्कस करेगा? रेज हैंड करो। हाँ बच्चे। हेलो सर। क्या नाम है बच्चे आपका? सर आदित्य परब। हाँ आदित्य, ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है। ये ग्राफ Yes, sir. समझ में आया कैसे बनाया था मैंने, ये बताओ ये। अरे कोई ऐसा बच्चा जो जिसके माइक वाइक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। आई थिंक आदित्य परब का भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ पृथ्वीराज, यस सर। यहाँ तक सॉर्टेड है? यस सर, आपने कल बताया था। ग्राफ क्लियर है? यस सर। है ना? अब ग्राफ क्लियर है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है कि जब भी हम देखते हैं स्फीयर के केस में, तो स्फीयर ऐसा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं लिख देता हूँ नोट। In case of sphere, in case of rather uniform sphere, we can consider its mass at its center, ठीक है, यस सर। while calculating gravitational fold and gravitational force and field, right? यस सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब भी इनसाइड पॉइंट पे मास देखते हैं, सॉरी फील्ड देखते हैं, तो फील्ड at any inside point
is only due to mass inside. Yes, sir. है ना? जब भी इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो किसके कारण आएगी? फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट किसके कारण होगी? इट विल बी ओनली ड्यू टू मास इनसाइड. ठीक है? यस. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनी मास outside the point, outside the point radius will not contribute to gravitational field. और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी नहीं करेगा. ये बात Yes. समझ में आती होगी, राइट? यस सर. ओके, तो अगर ये समझ में आता है तो ये जो डेरिवेशन हमने किया या ये जो क्वेश्चन किया, ये तो हमने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए किया. यस सर. करेक्ट. अब यही चीज अगर मैं हॉलो स्फीयर के लिए करना चाहूँ तो फटाफट कर सकता हूँ. यस सर. है ना? देखते जाना. कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म hollow sphere है ना, of mass m and radius r at any point lying a part outside it, b inside it, c on it, as in ये हमारा स्फीयर दे रखा है. यस सर. इसका मास m है, रेडियस r है. ये पॉइंट A है r1 डिस्टेंस पे. ये पॉइंट B है r2 डिस्टेंस पे. और ये पॉइंट C है. राइट? हमें फाइंड आउट करना है EA, EB एंड EC. फील्ड एट A, फील्ड एट B एंड फील्ड एट C. राइट? यस सर. तो फटाफट मैं ही बता रहा हूँ. तो यहाँ पे EA की वैल्यू जब निकालेंगे फॉर पॉइंट A आउटसाइड इट, हम EA क्या ले सकते हैं? GM बाय R1 स्क्वायर और डायरेक्शन होगा इनसाइड. यस. है ना? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. GM बाय R1 स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. ऐसा क्यों? हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? सेंटर से डिस्टेंस R1 है. सेंटर से डिस्टेंस R1 है और पूरा मास कहाँ पे ले सकते हैं हम? सेंटर पे मान सेंटर सकते पे ले हैं. सकते हैं. यस. है ना? यस सर. फॉर आउटसाइड पॉइंट
whole mass is considered at its center. यही चीज बट जब पृथ्वीराज फॉर पॉइंट बी अगर मैं देखूंगा इनसाइड इट, तो ईबी की वैल्यू कितनी आएगी आपके अकॉर्डिंग, ये बताओ। मुझे लगता है सर 0 आएगी। 0 आएगी। वेरी गुड। 497 आयुष, एक रैंडम मैसेज लिखा है, प्लीज ऐसे मत लिखो, रेज हैंड करो। हाँ, क्या लिखना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझा आपका स्टेटमेंट। सर व्हाई डोंट वी जस्ट टेक सीयूएम एंड सॉल्व विद फार्मूला। सीयूएम पे लिया है बच्चे ए पार्ट में। सर मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि आप वो इंटीग्रेशन मेथड से कर रहे हो। हाँ अभी खत्म हो गया है, तो जीएम बाय आर1 स्क्वायर, और ईबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ईबी की वैल्यू 0 क्यों होगी? माइक ऑफ क्योंकि सर कर लो आप। उसके मास Because- कुछ नहीं है। For inside point we consider inside mass inside the point, we consider mass inside the point and it will be 0 as sphere is hollow। समझा क्या? यस सर, राइट। यस और थर्ड पार्ट, फॉर पॉइंट ऑन इट, ठीक है, दैट इज पॉइंट सी। ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीएम बाय आर स्क्वायर यस सर। टुवर्ड्स सेंटर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ हेलो शिवांग सर। बोलो। सर हम अर्थ को हॉलोस्फीयर लेंगे कि सॉलिड स्फीयर? अर्थ सॉलिड स्फीयर है भाई। पर सर वो तो Hollow का? डिफरेंट मटेरियल से बना है ना। हाँ तो हम तो यूनिफॉर्म मानते हैं, अच्छा, मतलब हम ऐसे ही कंसीडर करते हम हैं। यूनिफॉर्म मान के सॉल्व करते हैं अर्थ को। अच्छा, ओके ठीक है। ओके आयुष बोलो। तो सॉरी सर, लेकिन आपने वो हॉलो स्फीयर का वो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 क्यों लिया सर? मतलब बी पॉइंट पे वापस बता सकते हो? बी पॉइंट के अंदर कितना मास है? सॉरी तो क्या बी पॉइंट पे अंदर मास कितना है? सर हॉलो है तो सर कुछ होगा नहीं शायद सर। हाँ तो कुछ नहीं होगा, तो अंदर मास नहीं है, तो अंदर का फील्ड कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा ओके सर, हाँ। राइट, पृथ्वीराज यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब मैं ना यहाँ पे एक टेबल बना दूंगा। मैं अभी तो नहीं बना रहा क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। एक सेकंड यार, एक बच्चे को और टाइम। फहद बोलो। सर फॉर बी पार्ट हॉलो स्फीयर कैन बी कंसीडर्ड एज समेशन ऑफ रिंग। रिंग नहीं ले सकते बच्चे, रिंग 2 डायमेंशनल होता है और स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। तो वो तो सोचना ही गलत है, राइट। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ना इस ये बीच पे 53rd पेज के अराउंड एक टेबल बना दूंगा। टेबल में किस किस का याद रखेंगे हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट का, पृथ्वीराज, यस सर। रिंग का, डिस्क का, ठीक है, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर का, ये बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑल्दो ये जो भी मैंने पढ़ा है फील्ड वाला पार्ट, ये आपकी इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए बताया है। ये इतना ज्यादा यूज ग्रेविटेशन में नहीं होगा। इसका जो भी यूज है वो सारा यूज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहीं पे आते हैं फील्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते। ओके ओके सर। ठीक है। तो अब आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमारे को
अब पढ़ना है, दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. The next heading is variation of acceleration due to gravity. ओके, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, या फर्स्ट हम देख सकते हैं, वेरिएशन with respect to height above surface of earth. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हाइट है उसके साथ कैसे वेरी करेगा. ओके ओके सर. ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये अर्थ है ना, इसका मास me लिया है, इसका रेडियस re लिया है, और यहाँ पे पॉइंट लिया है A, which is h height above the surface of earth. ठीक है, ओके सर. तो force at A will be equal to G M, यहाँ पे m kg रख दिया है, GM ME बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर होगा. यस सर. राइट, तो acceleration at A, FA by M, that comes out to be GME by RE plus H का whole square. यस सर. Right, so this implies acceleration due to gravity at any point above surface of earth G dash will be equal to GME by RE plus H का whole square. यस सर. Right, यस सर. यहाँ तक क्लियर है. तो यहाँ पे हम Yes. क्या देख सकते हैं, दैट इज G is inversely proportional to 1 by distance from center का whole square. यस सर. Right, यस सर. for outside point. क्लियर है, किसी बच्चे को Yes, कोई sir. डाउट. राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम as h increases
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। क्लियर है? यस सर। सेम चीज वेरिएशन ऑफ acceleration due to variation in acceleration due to gravity at any point inside the earth। ओके इसमें Yes. हम क्या क्या मान के चलेंगे? assume earth to be uniform object with density rho, mass of earth me, या डेंसिटी दो, ये मान के चलेंगे। ठीक है? तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक सेकंड, ये हमारा अर्थ है। ठीक है? और मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे कोई भी पॉइंट इनसाइड है जिसपे r1 डिस्टेंस पे, तो वो निकालना है आपको। ट्राई करोगे? यस सर। करो कैलकुलेट। मास ऑफ अर्थ me, अर्थ दे रखा है और ये रेडियस re दे रखा है। हमें एक पॉइंट दे रखा है A, which is at a distance small r। ये इक्वल टू 1/r², जहाँ पे r की वैल्यू लिख सकता हूँ। एक चीज देखना पृथ्वीराज, अच्छा माइक ऑफ कर लिया आपने। Where small r is equals to re plus h। ओके, तो यहाँ पे r के साथ निकालना है। करो कैलकुलेट। आवाज आ रही है बच्चों? पृथ्वीराज एक बार माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, ये बंदा आज पर समझ में आ गया था जो मैंने लिखा? यस सर। है ना? और एक चीज और मैं कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों का एक डाउट लेक्चर अरेंज करवाया है कल इवनिंग में, आरडीपी सर का है। आप उनके साथ रोटेशन की एक्सरसाइज 5 डिस्कस कर सकते हो। ओके, अभी सबका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, मतलब काफी ज्यादा लेक्चर्स हो गए, तो मेरा नहीं है बट किसी और फैकल्टी का मैंने बोल के लगवाया। तो आपकी एक्सरसाइज 5 बाकी थी रोटेशन की, तो आप डिस्कस कर सकते हो। एक्सरसाइज 4 के बचे हुए डाउट्स सेंटर ऑफ मास के आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? मैं पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, कल इवनिंग में डिस्कस कर लेना हो उनसे। आयुष मैंने करवा दिया आपको, जो भी आपको चाहिए था अभी करो सॉल्व।
अच्छा, ग्रेविटेशन की कोई प्लेलिस्ट बना रहा है क्या यूट्यूब की अपने बैच में? कोई बच्चा है क्या जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना रहा है पहले से और वही आगे कंटिन्यू कर रहा हो? आई थिंक कोई तो बच्चा था, लक्ष्मेश था, उसके अलावा भी कोई और था। कोई है क्या? कोई बना पाएगा? अब इस बैच की कोई बना पाएगा? प्रत्युष, आप बना दोगे? हाँ सर, ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा लिंक्स। ठीक है। प्रत्युष, प्लीज लोअर योर हैंड। लास्ट 1 minute। ओके, माइक ऑन करो। सॉरी, क्या नाम था इनका? पृथ्वीराज, रेज हैंड करो। आवाज आ रही है पृथ्वीराज? यस सर। हाँ, तो अब इनसाइड पॉइंट के लिए चाहिए तो सिर्फ इनसाइड वाला ही मास कंसीडर करेंगे? यस सर। राइट, इनसाइड वाला ही कंसीडर करेंगे, तो देखते जाना। पॉइंट नंबर 1, अर्थ इज पॉइंट नंबर 1। पहले तो सबसे पहले अपन ये फिगर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? इसमें हमने ये एक स्फीयर मान लिया, राइट? यस सर। अब जब ये स्फीयर माना तो इसमें अर्थ इज
uniform solid sphere, right? Yes, sir. This implies density, which is m mass per unit volume, is equals to constant me by 4/3 pi re cube. ये हो Yes, sir. जाएगा डेंसिटी। क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब मैं इसका मान लेता हूं, लेट दिस मास बी m1। तो पॉइंट नंबर 3, m1 कितना होगा? Volume into density. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। Yes, sir. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1, Yes, sir. राइट? डेंसिटी कितना आएगा? डेंसिटी आएगा me बाय 4/3 पाई re क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, Yes, sir. स्मॉल r का क्यूब। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे तो m1 आ जाएगा आपका 4/3 पाई कैंसिल, Yes, sir. me r बाय me r क्यूब बाय re क्यूब, करेक्ट Yes, sir. है ना? तो अगर ये आ गया, दिस कैन बी considered at its center. Yes, sir. So this implies F gravitation at A will be equal to G m1 m by r square, Yes, sir. right? G m1 m by r square ले सकते हैं? Yes, तो sir. G m1 m by r square ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? This implies acceleration at A will be F gravitation by m. So G m1 m by mr square, that is G m1 by r square, Yes, sir. or G at A, acceleration at A, G m1 by r square, G by r square, m1 की जगह डाल दूंगा m r cube by re cube. Yes, sir. That implies G at A is G m by re cube into small r, right? Yes, sir. ये क्वांटिटी तो क्या हो गई, या फिर मैं लिख सकता हूँ जी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज जी, एक सेकंड, एम ई है यार, यहाँ पे मैंने ना हाँ, आपने गलती की। एम ई यूज करेंगे वर्ड, यहाँ एम ई आएगा, ये एम ई आएगा, ओके? बिकॉज जी एम ई बाय आर ई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट पृथ्वीराज? Yes, sir. ओके, तो hence as we go, as we move below the surface of earth, r decreases
and hence G also decreases. समझा क्या? Yes, sir. Point number 2, at the center of Earth, G is equals to 0. क्लियर है? कोई डाउट? Yes. No, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भाई। आयुष, मोहम्मद अजलान। सर सर हम लोग ने M1 को ME by RE into R क्यों नहीं कर सकते वो? किसको M1 को क्या लिखूं? ME by RE into R. ऐसे कैसे कर दें? मतलब अगर ऐसा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है सर तो फिर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के यूनिटरी मेथड नहीं लगा, यूनिटरी मेथड लगा, बट ऑब्जेक्ट आपका 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है। और तो वो यूनिटरी मेथड में लीनियर वाला लगेगा। अच्छा हाँ बरोबर राइट। हाँ ये सर, थैंक यू। मोहम्मद अजलान बोलो। Hello, sir. हाँ सर बोलो। So, if we take a point on the end points of a circle, then we will consider it inside the various acceleration or outside. जो सरफेस पे रखा हुआ है। Yes, sir. Exactly on surface, from where we can draw a ऑन इट tangent. कंसीडर करेंगे ना, उस पे तो पूरा ही मास आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। की वैल्यू RE डाल देना तो GME by RE स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. वही होगा, वो तो पहले भी बता चुका हूँ। Okay, thank you, sir. करेक्ट। पृथ्वीराज यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ये सेकंड था, ठीक है। अब एक केस ये भी आ जाता है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ ओवल शेप का है ना। हाँ, yes, sir. इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ on acceleration due to gravity। तो अगर हमें पता है क्या कहते हैं ओवल शेप का है, पॉइंट नंबर 1 इसमें, थर्ड में हम देख सकते हैं, एक सेकंड देगा। We know Earth is oval in shape, right? Yes, sir. With radius at equator greater than radius at poles, Yes. right? Also at the surface of Earth, G is equals to GME by RE square, Yes. R square, right? So this implies gravitational acceleration due to gravity at equator is greater than equator पर है ना, is less than that at poles, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी GME by R इक्वेटर का स्क्वायर। Yes. और इसकी वैल्यू होगी GME by R
होल्स का स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट, फोर्थ, सेकंड देना, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑन acceleration due to gravity. फाइन। अब अर्थ रोटेट करेगा, उसका भी इफेक्ट आएगा पृथ्वीराज। कैसे Yes, आएगा sir. वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ बनाया, ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ये हमें पता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। यस सर। ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करता है ओमेगा से, करेक्ट? यस सर। ये पॉइंट ओ लिया है, सेंटर ऑफ अर्थ, और मेरा कंसिडरेशन पॉइंट ए के बारे में है, ठीक है? अब Yes. पॉइंट ए के बारे में, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट करेगा, जो डायरेक्शन मैंने बता रखा है, तो ए पॉइंट भी रोटेट करेगा या Yes, sir. सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा रादर, यस सर। इस तरीके से, यस। राइट? ए पॉइंट का अपना सर्कुलर मोशन होगा, एक मिनट देना, ए पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, यस सर। राइट? अरे यार, ऐसे ये मोशन होगा, यस सर। राइट? अब ये मोशन होगा तो यहां से मैंने इक्वेटर से एक ये एंगल फाई कंसिडर किया है, पृथ्वीराज 2 मिनट Yes, के लिए sir. माइक ऑफ कर लो। ये एंगल फाई कंसिडर किया है, ओके। तो अब जब ये सर्कुलर मोशन होगा तो देखते जाना क्या क्या चेंजेस आएंगे। OA की वैल्यू RE है, रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे मैं एक पॉइंट C कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, और AC की वैल्यू स्मॉल r होगी। पृथ्वीराज रेज हैंड करो। Yes. हाँ बच्चे, है ना? तो ये फिगर समझ में आया? यस सर। Let AC be equal to small r, and from triangle OCA cos phi small r by RE। यस सर। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई
RE cos phi, समझा क्या? यस सर। स्मॉल r मेरा RE cos phi आ गया, तो मुझे पता है ड्यू टू रोटेशन सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन हो रहा है पॉइंट ए पर, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो भी Yes, कंसिडर करना है वो कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो देखते जाना। F centrifugal due to rotation of earth, point A performs circular motion, यस सर। hence centrifugal force acts on it, यस right? सेंट्रीफ्यूगल बना लो या सेंट्रिपिटल बना लो, एक ही बात है, यस है ना? मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया क्योंकि अगर मैं सेंट्रिपिटल लेता तो बहुत सारी खिचड़ी बन जाती फिगर में। यस तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया है, वी हैव कंसीडर्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, हैव कंसीडर्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखते जाना, अब ये आया तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा बच्चे, जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ वाली लाइन थी, राइट? यस ये एंगल फाई, यस सर। तो ये F सेंट्रीफ्यूगल cos फाई आ जाएगा, यस सर। राइट? और टुवर्ड सेंटर क्या आएगा? F ग्रेविटेशन, यस सर। राइट? तो मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट ए अंदर लग रहा है F ग्रेविटेशन और बाहर लग रहा है F सेंट्रीफ्यूगल यस cos फाई। इसकी वैल्यू है G M ME बाय R स्क्वायर। इसकी वैल्यू है M ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos phi, right? यस सर। So this implies, yeah, as it is in equilibrium, मैं क्या देख सकता हूं? फोर्स से इक्वल कर सकते है ना, F gravitation is equals to F centrifugal cos phi GM ME by R square is M omega square R cos phi, right? और यहाँ Yes. R ही लिखा हुआ। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिया मैंने क्योंकि इंटरनल फोर्स बन जाएगा, यस सर। राइट? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिया, ये ध्यान रखना। एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इंटरनल फोर्स,
hence it is not considered, right? यस सर। तो अब टाइम आ गया कि इसको अपन इसमें ये m से m कैंसिल कर दें पहले तो, और फिर Yes, इस r की वैल्यू डाल दें। r की कितनी वैल्यू निकाली थी हमने? r cos phi निकाली। तो g, यार मैं एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या बेवकूफ जैसे? कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आएगा ना, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ना। इक्विलिब्रियम में कैसे मान सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी तो आती है ना, क्या बेवकूफ जैसा लिखा है? इधर देखो बच्चे, अट्रैक्शन तो मानना पड़ेगा ना, मैं तो जी की वैल्यू नहीं, एक्सेलरेशन है, राइट? पृथ्वीराज सर कैसे? आप अट्रैक्टेड किधर होते हो? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो एक्सेलरेशन आएगा ना। मगर सर वो तो वहीं पे रहेगा ना पॉइंट, कहाँ पर रहेगा? वो तो सरफेस सरफेस के कारण रहेगा ना। सरफेस अगर अपन हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट तो अट्रैक्ट होगा ना। यस सर होगा। राइट? यस सर। So this implies F net by M, right? F net Yes, कितना आएगा? F gravitation minus F centrifugal cos phi by M, right? Yes sir. अब अगर ये आ गया तो हम क्या देख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ग्रेविटेशन लिखूंगा G M M E by R E square M omega square R cos phi by M, right? Yes sir. अब इसमें है ना, मैं स्मॉल m कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा G M E by R E square which is equals to G. Yes sir. माइनस G को अपन बाद में लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos phi राइट? Yes sir. बाय M लिख सकते हैं। Yes sir. है ना? तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा G M E by R E square माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos phi। अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? G। जी। एक्सेलरेशन, ये तो पता ही है ना, मैं आज क्यों बार बार उस चीज को लिखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ई यस सर। cos phi, यस सर। राइट? अब अगर मैं इसको आर ई cos phi लिख सकता हूँ और एक cos phi और था यस सर। बाहर, cos phi, तो ए कितना आ गया? G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई cos स्क्वायर phi आ गया। यस राइट? तो दिस implies G due to
rotation is equals to A, that is equals to G minus omega square RE cos square phi. Is this clear to everyone? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इक्वेटर पर फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0. इक्वेटर पे फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ स्टार पॉइंट्स या नोट at equator phi is equals to 0. This implies G equator कितना होगा? G minus omega square RE cos 0 equal to G minus omega square RE. Right? Yes. And यही चीज at poles की बात करेंगे. पोल मतलब ये वाला पॉइंट. Yes, sir. तो फाई कितना होगा? 90 degree. At poles phi is equals to 90 degree. Cos phi कितना आ जाएगा? 0. So this implies G poles G minus omega square RE into 0, that is equal to G only. Yes, sir. Implying G equator, which is omega G minus omega square RE is less than G poles, that is equal to G. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. किसी और बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. हेलो सर. हाँ बच्चों, फ्रीज हो गया, बोलो वेदांत. सर जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला उसका जो टैंजेंशियल डायरेक्शन से हम ए डी भी निकाल सकते हैं. क्या करोगे उसका निकाल के? फ्रिक्शन विक्शन लग रहा है ना. अच्छा अच्छा. क्या करोगे उसको काम ही नहीं, मतलब एजेंडा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना. ओके, सो उसका ओके ठीक है. एनीथिंग एल्स? फाइन. हार्मिक, माइक ऑन करो यार एक बार. हार्मिक रेज हैंड करो बच्चे, प्लीज एक बार माइक ऑन करो. Yes, sir. हाँ, आपको प्रीवियस पेज चाहिए, इसलिए चाहिए ये बता दो. एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है तो मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा. कुछ काम है तो इम्पोर्टेंट है तो कनेक्ट नहीं, करो. इतना कुछ खास काम नहीं था. ओके, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, बाय.